कहते हैं हमारी ये धरती बिजली की खोज से पहले ब्लैक प्लैनेट के समान थी। बिजली की इस दुनिया में क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में बिजली के बिना कुछ भी सोच पाना संभव नहीं है। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक चौबीसों घंटे बिजली से बने उपकरणों का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में, ऑफिस में हम जिन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, इन सभी में बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन बिजली के द्वारा यूज़ की जाने वाली इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम नहीं कर पाते यदि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस रात मूसलाधार बारिश में वो पतंग ना उड़ाई होती जो कि उनकी जान ले सकती थी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की महान शख्सियत बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, और साथ ही उनके उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानेंगे जिसने आज हमें इलेक्ट्रिसिटी से रूबरू कराया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फ्रैंकलिन के बारे में। फ्रैंकलिन एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे जो असफलता को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि वो असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक और ऐसे रास्ते का पता लगा लिया जो कि सफलता की ओर नहीं जाता। वो हर बार गिरते और उठते। उनकी इसी जिद ने उन्हें एक बेहतर इंसान और वैज्ञानिक बनाया। जब भी वैज्ञानिक प्रयोगों की बात होती है तो फ्रैंकलिन के उस प्रयोग को कभी नहीं भूला जाता जब उन्होंने तूफानी मौसम में पतंग उड़ाकर आसमानी बिजली के झटके खाए। इंसानों के लिए आग की खोज, पहिए की खोज, खेती की खोज, ये तीनों ही खोज बहुत ही बड़ी उपलब्धि रखती थी। लेकिन बावजूद इसके इंसानों के विकास का पहिया अभी रुका था। मानव जाति को एक और नई ऊर्जा से अवगत कराने के लिए 17 जनवरी 1706 को अमेरिका के बोस्टन मैसाचुसेट्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन का परिवार बहुत ही बड़ा परिवार था क्योंकि फ्रैंकलिन के पिता ने 2 शादियाँ की थी जिनसे उनके कुल 17 बच्चे थे और फ्रैंकलिन उनमें से 10वें नंबर पर आते थे। अब बड़ा परिवार होने की वजह से जाहिर सी बात है कि उनके खर्चे अधिक थे और उनके पिता की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो महज 2 साल की पढ़ाई के बाद ही फ्रैंकलिन की पढ़ाई छूट गई और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने लगे। फ्रैंकलिन को नई नई चीज़ें सीखना और प्रयोग करना बहुत ही अच्छा लगता था। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की। ये वो समय था जब लोग अंधविश्वासों को ज़्यादा मानते थे, जैसे आसमान में उल्का दिखना, तूफान का आना और तूफान में बिजली का गिरना। ये सब भगवान का क्रोध वे लोग मानते थे। उस वक्त यूरोप में भारी वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, इसलिए फ्रैंकलिन अमेरिका से लंदन चले गए और वैज्ञानिक ऊर्जा को समझने लगे। जैसे उन्हीं कपड़ों में चट-चट की आवाज़ के साथ चिंगारी निकलती है, गुब्बारों को बालों पर रगड़ने पर वो छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उस समय लोगों को ये लगता था कि ये तो किसी प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता था। फ्रैंकलिन ने उसी ऊर्जा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ये वैसी ही ऊर्जा है जैसी आसमान में बादलों में बनती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हीं कपड़ों और कंबलों में ये ऊर्जा बहुत ही छोटे स्केल पर बनती है और बादलों में यही ऊर्जा बहुत बड़े लेवल पर। उस समय लंदन के एक चर्च पर बहुत ही ज़्यादा बिजली गिरा करती थी, तो लोगों को ये लगता था कि भगवान उनसे क्रोधित हो रहे हैं और सभी लोग मन से उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। हालांकि फ्रैंकलिन ने लोगों को ये समझाया कि आसमान से गिरने वाली बिजली भगवान का कोई क्रोध नहीं, बल्कि वो तो एक प्राकृतिक घटना है। जिस तरह से गुब्बारों को बालों में रगड़ने पर वह छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार बादलों के घर्षण की वजह से बादल भी चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से तूफान के समय चर्च पर बिजली गिरती है। लेकिन फिर लोगों ने ये कहा कि ये बिजली फिर हमेशा चर्च पर ही क्यों गिरती है। तब फ्रैंकलिन ने बताया कि इस पूरे शहर में चर्च का क्रॉस ही एकमात्र ऐसी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा ऊंची है, इसलिए उस पर ही बिजली गिरती है। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब फ्रैंकलिन ने चर्च के पादरियों से कहा कि ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ, बस मुझे चर्च पर खड़े होकर एक वैज्ञानिक प्रयोग करने की इजाज़त चाहिए। ऐसे में चर्च के पादरियों को फ्रैंकलिन की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि फ्रैंकलिन उनकी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पादरियों ने फ्रैंकलिन को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया। लेकिन फ्रैंकलिन हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने इस प्रयोग को करके यह सिद्ध करने की ठान रखी थी कि आसमानी बिजली महज एक प्राकृतिक घटना है, ना कि भगवान का कोई प्रकोप। लेकिन फ्रैंकलिन इस प्रयोग को सिर्फ सबसे ऊंची जगह पर खड़े होकर ही कर सकते थे और शहर की सबसे ऊंची जगह तो सिर्फ चर्च ही थी जिस पर वो चढ़ नहीं सकते। ऐसे में फ्रैंकलिन के मन में विचार आया कि पतंग तो चर्च से भी ऊंची जा सकती है, तो क्यों न भरे तूफान में इस प्रयोग को पतंग से किया जाए।
हालांकि फ्रैंकलिन के मन में जो विचार आया वो जोखिम से भरा था, क्योंकि आसमानी बिजली को कंट्रोल कर पाना आसान बात नहीं थी। वो भी तब जब दुनिया को पता ही नहीं था कि आखिर बिजली चीज़ क्या होती है और ये कितनी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रैंकलिन आगे बढ़े और जून 1752 में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू कर दी। चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में बिजली के साथ खेलना था तो प्लानिंग भी सटीक होनी चाहिए थी। एक छोटी सी गलती भी जान के लिए खतरा साबित हो सकती थी और इसलिए कोई भी अन्य वैज्ञानिक ने फ्रैंकलिन का साथ नहीं दिया। उनका साथ केवल उनके पुत्र विलियम ने दिया। एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसी पतंग बनानी थी जो कि बारिश में भी उड़ सके, और कागज की पतंग को बारिश में उड़ा पाना संभव नहीं था क्योंकि कागज की पतंग गीली होकर फट जाती। ऐसे में फ्रैंकलिन ने सिल्क के धागों से एक ऐसी पतंग बनाई जो तेज तूफान और बारिश में भी उड़ सके। इस पतंग के ऊपरी सिरे पर आसमानी बिजली को प्राप्त करने के लिए तांबे का एक तार बांधा। साथ ही पतंग को उड़ाने के लिए जूट के धागे का प्रयोग किया। प्रयोग शुरू हुआ और फ्रैंकलिन ने पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। जब पतंग आसमान में पहुंच चुकी थी तब फ्रैंकलिन ने जूट के धागे के साथ एक रेशम का रिबन जोड़ दिया, और जहां जूट के धागे का अंत हो रहा था रेशम का रिबन वहीं से शुरू हुआ। उसी जॉइंट पर एक धातु की चाबी को लटका दिया ताकि आसमानी बिजली जूट के धागे से होती हुई धातु की चाबी में इकट्ठी हो जाए और आगे रेशम के रिबन में ना आए, जिससे फ्रैंकलिन को बिजली का झटका ना लगे। फ्रैंकलिन खुद एक छत के नीचे खड़े होकर इस पतंग को उड़ा रहे थे ताकि रेशम का धागा और वो ना भीगे, क्योंकि गीली चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाह कर जाती है। साथ ही उन्होंने अपने पैरों के नीचे रबर की एक चटाई भी बिछा रखी थी। बारिश की वजह से जूट के धागे से होती हुई चाबी में इकट्ठी हो गई। फ्रैंकलिन ने जैसे ही उस चाबी की ओर अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही एक चिंगारी फ्रैंकलिन की हाथ की ओर भागी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चाबी से आगे विद्युत नहीं बह रहा था और फ्रैंकलिन बिल्कुल सेफ थे। फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट साबित कर दिया कि आसमानी बिजली भगवान का कोई प्रकोप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। जब आसमान में बादलों की परत आपस में रगड़ खाती है तो उनमें एक पल नेगेटिव तो दूसरे पल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये घटना बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है। इस प्रयोग के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली का चमकना वास्तव में एक प्राकृतिक विद्युतीय डिस्चार्ज प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बेंजामिन ने विशाल भवनों को बिजली से होने वाली हानि से भी बचा लिया, जो कि आज भी दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।